मैं संदीप कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज, मनसा छापर, कुशीनगर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कोविड काल का समय चल रहा है, एक संक्रमण का समय चल रहा है, जिससे पूरा देश, यहाँ तक कह सकते हैं हम कि विश्व परेशान है। प्यारे बच्चों, आपको मेरी तरफ से सलाह है या रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलें और मास्क का प्रयोग करें, दो गज की दूरी बनाएं। अब इस कोविड काल में जैसा कि राज्य की मंशा है या प्रशासन की मंशा है कि ऑनलाइन क्लास चले, और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को वीडियो डाला था जिसमें जनसंख्या के बारे में बताया था और उसके सारे सिद्धांतों को मैंने बताया था। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए हैं कि समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र में क्या गांव है, कस्बा है या समुदाय है, समिति है, संस्था है, इन सारी के सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया हूं। मगर ये जो इंटर का जो आप लोगों का सिलेबस है, उसमें जो अगला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ग्रामीण और नगरीय संबंध एवं भिन्नता। प्यारे बच्चों, हम इस अध्याय में ग्रामीण समुदाय के बारे में और नगरीय समुदाय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उसके परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। और हम डिफरेंट करेंगे कि किसको हम ग्रामीण समुदाय कहेंगे, किसको हम नगरीय समुदाय कहेंगे। चूंकि हम सभी लोग गांव के समुदाय से और नगरीय समुदाय से बिलोंग करते हैं, मगर ये जो बंटवारा है, इस बंटवारा का जो मुख्य आधार है वह यह है कि जनसंख्या, व्यवसाय की प्रकृति, रहन सहन के तरीकों और सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर समाज की संरचना को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय। ये ग्रामीण समुदाय या नगरीय समुदाय जब आया तो हम देखेंगे कि शुरू में ये विश्व में कोई जब मानव संगठित होकर रहने लगा या खेती का नॉलेज जब मानव को हो गया, तब वो संगठित होकर रहने लगा, तभी गांव का विकास हुआ। पहले सभी लोग, जैसे आदि मानव काल में सभी लोग अपना घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे, बाकी बाद में धीरे धीरे वो संगठित हुए और एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे। जब अस्थायी रूप से रहने लगे तभी गांव का विकास होता है या ग्रामीण समुदाय का विकास होता है। आज लगभग भारत में 6 लाख गांव है और 1951 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 58 थे और जनगणना 2011 के अनुसार आज लगभग 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 350 हो चुकी है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आज के परिस्थितियों में, आज की जो स्थितियां हैं उसमें नगर और गांव में क्लियर कट अंतर बहुत नहीं दिखलाया जा सकता है, क्योंकि दोनों में आपस में थोड़े थोड़े मिक्सचर हुए हैं, संक्रमण हुए हैं एक दूसरे से। फिर भी जो गांव की या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। अगर हम ये देखें कि जनगणना में, जो जनगणना आप लोग देखते हैं कि हर 10 साल पे एक जनगणना होती है, तो उस जनगणना में मुख्यतः जो बंटवारा है उसमें गांव, कस्बा और नगर का बंटवारा दिखलाई देता है। तो उसमें यह कहा जाता है कि गांव की जो विशेषताएं जनगणना में रखी जाती है कि गांव वह होगा जिसमें 5000 से कम जनसंख्या होगी, अधिकांश लोग का आजीविका कृषि पे होगा या लगभग 75% जनसंख्या कृषि पे आधारित होती है, और वहां का प्रशासन गांव पंचायत होती है। दूसरा कस्बा उन्होंने ये बतलाया, जो जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, कि कस्बा वह है जहां पे 5000 से अधिक जनसंख्या है, मैक्सिमम लोग या अधिकांश लोग की आजीविका का साधन जो है गैर कृषि कार्य है। और नगर को उन्होंने ये बताया जहां पे 50,000 से अधिक जनसंख्या हो, लगभग 75% से अधिक लोग की आजीविका का साधन गैर कृषि हो, और प्रशासन की व्यवस्था नगर पालिका और नगर निगम हो। तो ये तो जनगणना के अनुसार आप लोग गांव, कस्बा और नगर का आप लोग अध्ययन किए। अब जो समाजशास्त्रीय आधार पे देखेंगे इन सारी चीजों को, तो इसमें हम ग्रामीण समुदाय का अर्थ और विशेषताएं लेकर देखते हैं और परिभाषाओं का भी जिक्र किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय शब्द दिया। यही लघु समुदाय शब्द उन्होंने ग्रामीण समुदाय के लिए दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय को ही ग्रामीण समुदाय कहा है। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए ये कहा कि वह समुदाय जो आकार में छोटे होते हैं और प्रकृति में बहुत सरल होते हैं, तो इसको हम लघु समुदाय या ग्रामीण समुदाय कह सकते हैं। उन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई। उन्होंने इसकी लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बतलाई, जिसमें लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता है। इन चारों चीजों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। लघुता का मतलब है जो आकार में छोटे होते हैं और इसमें घनिष्ठ संबंध होता है। आकार में छोटे होते हैं, घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। दूसरा है विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब यहाँ कार्य करने के स्थान सुनिश्चित होते हैं। विशिष्टता का यहाँ तात्पर्य यह है कि कार्य करने के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के कार्य करने के स्थान सुनिश्चित होते हैं। समरूपता का यहाँ मतलब है कोई एक समान रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, एक तरह की संस्कृति का वो आचरण करते हैं, एक तरह की उनकी प्रथाएं होती हैं, इसलिए इसको समरूपता दिखलाई देता है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता भी महत्वपूर्ण इसका विशेषता है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि ग्रामीण समुदाय के लोग
ग्रामीण समुदाय के लोग अपना पूरा जीवन गांव में ही व्यतीत कर देते हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है कि आत्मनिर्भरता मतलब कि सारे जीवन संबंधित चीजें वो गांव में ही पैदा करते हैं और उसी पर अपना जीवन उनका निर्भर होता है। और कुछ लोगों की हम परिभाषाएं देखें तो मैकाइवर और पेज ने ग्रामीण समुदाय जीवन की एक विधि के रूप में परिभाषित किया है। दूसरा, सिम्स की जो परिभाषा है कि उस क्षेत्र को हम ग्रामीण समुदाय कह सकते हैं जिसमें जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ये बच्चे हम लोग देखें कि ग्रामीण समुदाय क्या है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसको डिफाइन किया। इसकी 4 विशेषताएं महत्वपूर्ण है। आप इंटर से लेके और हायर क्लासों में जाएंगे तभी यही 4 विशेषताओं का हर जगह जिक्र किया गया है कि लघुता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। फिर हम विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं जो देखने में मिलती है। तो विशेषता में पहली विशेषता है कृषि मुख्य व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय का कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। जीवन का आधार ही उनका कृषि होता है। कृषि से ही उनकी आजीविका का साधन चलता है। कृषि उनके जीवन की एक विधि भी होती है। कृषि से ग्रामीण समुदाय का लगाव भी होता है। आप देखते होंगे गांव में कि वहां हर व्यक्ति अपने खेत से बहुत लगाव रखता है, उसमें मेहनत करता है, मजदूरी करता है और उसके बाद से उससे अन्न उत्पादित करता है और वो उससे अपना आजीविका का साधन उसका रहता है। फिर दूसरा, छोटा आकार। ग्रामीण समुदाय का बहुत ही छोटा आकार है। जो आप अभी जनगणना में देखे हैं कि 5000 से कम संख्या को ही ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। छोटा आकार का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते हैं। अगर वो बड़ा हो जाएगा, आप देखेंगे कि कोई गांव अगर धीरे धीरे बड़ा हो गया तो फिर टोलों में बढ़ जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। कोई ये बड़ा टोला, ये छोटा टोला, वो जैसे ही बड़ा होगा तो उसका प्रशासनिक व्यवस्था भी बढ़ती है और वो गांव भी बढ़ जाता है। तो गांव का आकार जो होता है वो छोटा होता है। फिर प्राकृतिक पर्यावरण। गांव का जो पर्यावरण होता है वो प्राकृतिक होता है, वो प्रकृति से लगाव होता है। अगर प्रकृति किसी तरह से प्रभावित करती है तो उनका जीवन भी प्रभावित होता है गांव के लोगों का। अगर बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी हुई, उनका रहन सहन या सामान्य प्रक्रिया अच्छी से चलेगी। अगर बारिश कम हुई तो सूखा पड़ जाएगा तो खेती नहीं हो पाएगा। कोई तूफान आ गया, खेती नहीं हो पाए, उससे भी प्रभावित हुए। अगर किसी तरह की महामारी आई तो गांव के लोग प्रभावित होते हैं, वो महामारी से सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण होता है कि गांव के लोग प्रकृति से ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद से जो चौथा विशेषता है कि परिवार सामाजिककरण का मुख्य साधन होता है। गांव के पृष्ठभूमि में जो परिवार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार में ही लोगों का शिक्षा दीक्षा होता है, उसके परिवार में ही लोग अपने व्यवसाय को सीखते हैं, परिवार में ही लोग अपने सामाजिककरण करते हैं या प्रथागत नियमों या परंपराओं को वो जान पाते हैं। अन्य जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं उससे कम अनभिज्ञ होते हैं या जानते हैं, भाई कम जानते हैं। सबसे ज्यादा परिवार ही सामाजिककरण का मुख्य आधार होता है ग्रामीण के पृष्ठभूमि में। फिर अगला आप विशेषता देखेंगे सादा जीवन। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो लोग होते हैं
उनका जीवन बहुत ही सादा होता है, सरल होता है, उनके में कोई दिखावापन नहीं होता है, मृदुभाषी होते हैं, मिलनसार होते हैं, एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर अगला है पॉइंट है प्राथमिक संबंध। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को चूंकि वहां आकार छोटा होता है तो उसका घनिष्ठ संबंध होता है, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं, उनको सहयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तो परंपरागत नियंत्रण है, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों का जो नियंत्रण होता है वो प्रथाओं से, परंपराओं से माध्यम से होता है या परिवार से होता है, जातिगत के द्वारा होता है, कानून से कम होता है। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि परिवर्तन की धीमी गति। ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों में परिवर्तन की बहुत धीमी गति होती है। जो भी परिवर्तन होता है वो नगर में पहले होता है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग रूढ़िवादी होते हैं, परिवर्तन को एकाएक नहीं अपनाते हैं। वो चूंकि शहर में या नगर में हो चुका रहता है, उसके बाद से उसके लाभ हानि को देख चुके रहते हैं, तब उसका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन की भी बहुत धीमी गति होती है। फिर अगला पॉइंट आप देखेंगे जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग जातिगत आधार पे एक दूसरे को सेवाएं देते हैं। ये सबसे पहले विलियम वाइजर ने इसका अध्ययन किया था करीमपुर गांव के अध्ययन के द्वारा। तो उसमें देखा जजमानी व्यवस्था में, जैसे आप देखे होंगे, आप सभी लोग लगभग यहाँ मनसा छापर में जो भी लड़के मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं तो गांव के ही पृष्ठभूमि से पढ़ते हैं, मैक्सिमम लड़के गांव में ही रहते हैं। तो आप देखेंगे कि गांव की जो व्यवस्था है या जजमानी व्यवस्था है, तो गांव में देखेंगे नाई होता है, लोहार होता है, बढ़ई होता है, धोबी होता है। तीन लोगों के कार्य बटे हुए हैं। ये यजमान की अपनी सेवाएं देते हैं, यजमान इसके बदले में या तो अनाज देते हैं या कोई पुरस्कार देते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग ये ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो आप लोग इस चैप्टर का जो पहला चीज है ग्रामीण समुदाय, उसका अध्ययन करें और आगे अगली कक्षा में आगे की चीजें बतलाई जाएंगी। धन्यवाद।